वेलकम बैक टू हंटिंग नेटवर्क। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक मूवी जिसका नाम है आई सॉ द डेविल 2010। स्पॉइलर अलर्ट्स के साथ इस मूवी को शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक स्कूल वैन को एक सुनसान सड़क पर चलते हुए दिखाया जाता है। और वहाँ पर एक सुनसान सड़क पर एक किनारे एक और गाड़ी खड़ी थी जो कि शायद पंचर हो गई थी, इसीलिए वहाँ पर खड़ी हुई थी। गाड़ी में मौजूद एक लड़की अपने फियांसे किमजो से बात कर रही थी। तभी वो वैन ड्राइवर उसके पास आता है और पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है और यहाँ पर अकेले क्यों खड़ी हो। वो लड़की उसे बताती है कि मेरी कार का टायर पंचर हो गया है और मैंने कार मैकेनिक्स को फोन कर दिया है, वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन वो आदमी जिद कर रहा था कि मैं तुम्हारे गाड़ी का टायर देख सकता हूँ। तभी उसका फियांसे उसे उस आदमी के बारे में सावधान करता है और फोन रख देता है कि तुम अपना ध्यान रखना। तभी वो आदमी उसे बताता है कि तुम्हारा कार का टायर बिल्कुल बैठ चुका है। तो वो लड़की उसे मदद के लिए शुक्रिया कहती है। वो आदमी काफी देर तक अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रहा था, वो वहीं पर ही खड़ा था। उस लड़की को भी अब शक होने लगा था। वो गाड़ी स्टार्ट करती इससे पहले ही वो आदमी उसके विंडो पर हैमर से अटैक कर देता है और गाड़ी के अंदर जाकर लड़की को जख्मी कर देता है। और फिर वो आदमी उस लड़की को अपने साथ घसड़ते हुए ले जाता है। जब उस लड़की को होश आता है तब उसे समझ जाता है कि वो आदमी उसे मार देगा। वो लड़की अपने और अपने बच्चे के जान के लिए उससे भीख मांगती है, लेकिन वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता। उसे काफ़ी ज़्यादा भयानक मौत वो दे देता है। उस लड़की के बॉडी के पार्ट्स को वो अलग अलग कर देता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और उस लड़की के बॉडी के पार्ट्स पुलिस को मिलना शुरू हो जाते हैं। उस लड़की के फादर डिटेक्टिव थे और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थे कि उनकी बेटी की ऐसी डेथ हुई है और वो उसे बचा भी नहीं पाए। किंजो जो कि उसका फियांसे था, जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, वो अपनी फीलिंग किसी से शेयर नहीं कर पा रहा था। वो बिल्कुल खामोश हो गया था। वो इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करता है। वो 2 हफ्तों की छुट्टी लेता है। किंजो को बताया जाता है कि एजेंट से मिलते हुए वो उसे कैप्सूल देता है और उसे वो बोलता है कि अगर ये किसी के बॉडी के अंदर रहे तो हमें उसके लोकेशन और उसकी सारी बातें पता चलेंगी। किंजो अपने फियांसे के फादर से मिलता है जो कि डिटेक्टिव है। वो उसे ऐसे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि पहले ऐसे केसेस से कनेक्टेड थे। वो उनसे इंफॉर्मेशन लेकर खामोशी से वहाँ से चला जाता है। अब किंजो उन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और फिर बताया जाता है कि वो 2 लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था, लेकिन वो जिन 2 लोगों को मार रहा था वो दोनों में से कोई भी इन्वॉल्व नहीं था। उसे यकीन हो जाता है। वो तीसरे आदमी के पास जाता है। वो उसके वहाँ ड्रॉवर चेक करता है, सब चीज़ें चेक करता है। तो एक ड्रॉवर में उसे लड़कियों का सामान मिलता है और उसे उसी सामान में अपने फियांसे की रिंग भी मिल जाती है। वो रिंग देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसे अब यकीन हो जाता है कि ये घर उसी आदमी का है। तभी सीन शिफ्ट होता है किलर की तरफ, जो कि अपने स्कूल वैन में 3 लड़कियों को लेकर कहीं जा रहा था। जैंग जिसका नाम है और वो एक लड़की को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। वो उसे अच्छी लगती है इसलिए नहीं बल्कि उसे मारने के लिए। तभी वो उस लड़की को अपने पास ले आता है। वो उस लड़की को मारने ही वाला था कि तभी उसे आवाज़ आती है बाहर से, उसके नाम कोई पुकार रहा था। वो उसके पास जाकर देखता है तो किंजो खड़ा था वहाँ पर। वो किंजो से पूछता है कि क्या तुम अकेले हो, लेकिन किंजो उसे कोई भी जवाब नहीं देता। जैंग को ऐसा लगता है कि वो एक पुलिस वाला है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि कोरियन पुलिस ने उसे इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया। जैंग किंजो के कोई भी जवाब का इंतजार ना करते हुए उसके ऊपर जोर से चिल्लाते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो किंजो पर हमला नहीं कर पाता। किंजो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और लड़ाई करते हुए किंजो जैंग का मुंह एक बहुत बड़े प्लास्टिक से कवर कर देता है। जैंग मरने ही वाला था कि किंजो उसे छोड़ देता है। जैंग को वो बड़े पत्थर से मारने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद उसे छोड़ देता है और वो ट्रैप करने वाला कैप्सूल उसके मुंह में डाल देता है। जैंग को जब होश आता है तो अपने पास कुछ पैसे देखता है और उसे लग रहा था कि किंजो एक साइको है। वो वहाँ से जाता है। रास्ते में उसे एक टैक्सी मिलती है, उससे वो लिफ्ट मांगता है। वो टैक्सी वाले भी उसके जैसे ही थे। वो किसी को मारकर कहीं फेंकने जा रहे थे। उनके कार की बैक साइड पर एक लाश थी। वो उसे ठिकाने लगाने जा रहे थे। किंजो जैंग का पीछा कर रहा था उस ट्रैकर की मदद से जो कि उसने उसके अंदर डाल रखा था। जैंग काफी ज्यादा जख्मी था, इसीलिए वो एक क्लिनिक में जाता है। वहाँ पर उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि एक नर्स थी। उसे थ्रेट करना जेट स्टार्ट कर देता है। वो जैंग से मिन्नतें करती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो एक साइको था। वो उसे कहीं भी जाने नहीं देता। तभी वहाँ पर किंजो आ जाता है। किंजो जैंग के सर पर वार करता है, उसके बाद उसे बहुत मारता है। जब जैंग मरने के करीब होता है तो किंजो उसे छोड़ देता है और नर्स से उसकी पट्टियां करने को कहता है।
तभी किंजो जैंग के कान में बोलता है कि ये अभी खत्म नहीं होने वाला, अभी तो बहुत बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ, तुम बस इंतजार करना। जिसके बाद केंजो जैंग के पाँव को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। कुछ देर बाद बताया जाता है जैंग को, जो कि अपनी गाड़ी में से घसीटता हुआ बाहर निकल रहा था क्योंकि उसके पाँव में जख्म हो गई थी, वो भी बहुत बुरी तरह से, और वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। जैंग किंजो के बारे में सोचने लगता है कि किस तरह उसे हर बार मेरे बारे में पता चल जाता है कि मैं कहाँ हूँ और वो मुझे मारना क्यों चाहता है। और तभी उसे ख्याल आता है कि शायद वो उन लड़कियों में से किसी एक का करीबी है जिसको उसने मारा था। और जैंग को ये भी शक हो गया है कि उसके अंदर कोई ट्रांसमीटर लगा हुआ है। शायद वो अपनी गाड़ी को भी चेक करता है लेकिन उससे कोई भी ट्रांसमीटर नहीं मिलता। वो अपनी गाड़ी को लेकर कई दूर चला जाता है और वहाँ से अपनी गाड़ी चेंज करता है। और फिर किंजो को बताया जाता है, किंजो को अपने फियांसे के डैड का कॉल आता है और वो उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम अपने फियांसे के किलर का पीछा छोड़ दो, उसके साथ जो कुछ भी करना होगा पुलिस करेंगी। लेकिन किंजो उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। फिर जैंग का घर बताया जाता है जिसमें उसके 200 रहते हैं, जो कि एक लड़का और एक लड़की आए हुए थे उसके वहाँ। वो दोनों जैंग की तरह ही होते हैं। वो जैंग उन दोनों को अपने साथ हो रही सारी घटनाएं बताता है। फिर उसके दोस्तों से बताते हैं कि शायद ये वही है जिनका तुमने मर्डर किया, उनका करीबी कोई ना कोई तो रिश्तेदार होगा ही। वो अपने बिस्तर पर लेटा होकर ये सोचता है कि आखिर वो कौन हो सकता है। और अचानक उसे एक अंगूठी याद आती है जो कि किंजो ने पहनी हुई थी। उसे अचानक सब कुछ याद आ जाता है, सब कुछ समझ जाता है कि उसे क्यों मारा जा रहा है। जैंग के घर पर एक लड़की थी जिसे जैंग ने कैद किया था और जैंग का दोस्त उसे किचन में ले जाता है। उसके साथ कुछ बुरा करने से पहले ही वहाँ पर किंजो आ जाता है। जैंग का दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे पूछता है कि तुम बगैर आवाज के यहाँ तक कैसे आ जाते हो और तुम्हें यहाँ का पता कैसे पता चला। किंजो उसके सवालों का जवाब दिए बगैर उसकी काफी ज्यादा पिटाई करता है। तभी जैंग भी बाहर आ जाता है लेकिन किंजो सभी को मार रहा था। वो जैंग को और उसके दोस्तों को काफी बुरी तरह से मारता है। जैंग के घर अगली सुबह पुलिस आती है और उन्हें सभी को लेकर जाती है क्योंकि वो सारे अभी जख्मी थे, इसलिए उन्हें पहले हॉस्पिटल ले जाया जाता है। किंजो को उसका दोस्त हॉस्पिटल में मिलने आता है जिसने उसे कैप्सूल दिया था। किंजो का दोस्त उसे बोलता है कि तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते। किंजो उसे बोलता है कि अभी नहीं, जब तक उसे समझ ना जाए, उसे सबक ना मिले तब तक मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। किंजो का दोस्त उसे बोलता है कि मैंने जो कैप्सूल दिया है वो काम कर रहा है ना, तो उसे बोलता है कि हाँ काम कर रहा है। किंजो का दोस्त उसे बताता है जब तक उसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होंगी तब तक ये कैप्सूल काम करता रहेगा। जैंग दूसरे बेड पर लेटा हुआ था, वो इनकी बातें सुन लेता है। किंजो उसके पास आता है देखने के लिए कि शायद इसने सारी बातें सुन तो नहीं ली, लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैंग के जैसे वो अभी तक बेहोश है। फिर किंजो उसे दोबारा से एक ऐसी जगह पर फेंक देता है जहाँ पर वो ऐसा करे जिसकी मदद से किंजो उससे सबक सिखा सके। लेकिन जैंग ऐसा कुछ नहीं करता क्योंकि वो अब जान चुका था कि उसकी बॉडी में ट्रांसमीटर लगा है। अब जैंग ये जान चुका था कि किंजो उसे सुनता है, इसलिए वो बोलता है कि मैंने पूरी जिंदगी में ऐसा खेल नहीं खेला और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन रहे हो। जैंग उसे ये भी कहता है कि मुझे इस खेल में काफी ज्यादा मजा आएगा। और यहाँ पर जैंग किंजो को ऐसे चीजें बताता है जिससे सुन किंजो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किस लड़की की वजह से तुम मुझसे बदला ले रहे हो। और वो उसे ये भी बताता है कि उस दिन मुझसे उस लड़की ने उसके और उसके बच्चे के लिए मुझसे भीख मांगी थी और शायद तुम इस बात को नहीं जानते अब तक। और फिर जैंग अपनी बॉडी से वो ट्रांसमीटर निकाल लेता है और फिर जैंग उस ट्रांसमीटर को अपनी बॉडी से निकालने के लिए एक मेडिकल शॉप जाता है और एक लूज मोशन की गोली लेकर वो अपनी बॉडी में से उस कैप्सूल को निकाल कर किसी और की बॉडी में डाल देता है। और जैंग जब तक वहाँ पर पहुँचता है किंजो को कुछ भी पता नहीं चलता। किंजो को अब कोई भी आइडिया नहीं कि अब जैंग क्या कर सकता है क्योंकि उसकी बॉडी में से अब ट्रांसमीटर निकल चुका है। इसीलिए वो उसके दोस्त के पास जाता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था। जैंग का दोस्त उसे बोलता है कि शायद तुम उसका दिमाग नहीं पढ़ पाए अब तक, वो तुम्हारे गर्लफ्रेंड की फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा और उसके बाद तुम उसे पकड़ भी लो तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हॉस्पिटल से निकलते हुए किंजो को अपने साथी का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि जैंग ने वायरलेस से उसे ये बताया है कि वो कुछ ऐसा करने वाला है जिसके बाद उसे पुलिस पकड़ ले या कुछ भी हो जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर किंजो अपने दोस्त को उसकी लोकेशन सेंड करने को कहता है। किंजो को जब जैंग की लोकेशन पता चलती है तब वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। किंजो को ये यकीन हो जाता है कि जैंग उसकी फैमिली को मारने वाला है। वो जैसे ही अपने गर्लफ्रेंड के घर पहुंचता है वहाँ पर उसे ये पहुंचकर ये सब देखकर काफी ज्यादा दुख होता है क्योंकि उसके पहुंचने से पहले ही जैंग ने उसके गर्लफ्रेंड के फादर को जख्मी करके वहाँ से चला गया था और उसके बहन को वहाँ पर मार कर छोड़ दिया है। तब यहाँ पर किंजो को काफी ज्यादा पछतावा होता है कि काश वो जैंग
को पहले ही मार देता। अब जैंग अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि किन्जो उसे अब तड़पा तड़पा कर मारेगा। वो पुलिस को कॉल कर अपनी लोकेशन बता देता है। वो उस लोकेशन पर जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ पर पुलिस उसका वेट कर रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जैसा जैंग ने सोचा था। इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ती, किन्जो उसे चलती गाड़ी में घसीटते हुए पकड़ लेता है और किन्जो उसी घर में जाता है उसे ले जाकर जहाँ पर जैंग ने उसके फियांसे को मारा था तड़पा तड़पा कर। किन्जो जैंग को उसी जगह पर बांध देता है जहाँ पर वो जैंग सभी लोगों को मारा करता था। किन्जो जैंग को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। जैंग इस टॉर्चर से काफी ज्यादा थक चुका था और वो उसे पूछता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते, तुम मुझे मार दो। लेकिन तभी किन्जो उसे बोलता है कि तुम्हारी मौत ऐसे नहीं है, ऐसे है जैसे मैं दे रहा हूँ। अब यहाँ पर तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देखोगे। जैसे तुमने लोगों को तड़पाया वैसे तुम अब तड़पोगे और उस दर्द का सामना अब तुम भी करोगे जो दर्द तुम और लोगों को देते थे। जैंग किन्जो से काफी ज्यादा माफी मांगता है। उसे कहता है कि उसे छोड़ दो, उसे अब मत मारो क्योंकि तुमने अब मेरे साथ और ज्यादा पहले से ही बहुत बुरा कर लिया है। जैंग किन्जो को बोलता है कि मैंने बहुत दर्द सह लिया है, जिस पर किन्जो से बोलता है कि ये सब बातें तुमने लोगों से सुनी होंगी लेकिन अब तुम कह रहे हो, तो अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। तभी जैंग किन्जो को बोलता है कि मेरे अंदर तो दर्द है ही नहीं, तो अब तुम मुझे मार दो, मुझे कोई परवाह ही नहीं। जिसके बाद किन्जो वहाँ से उठकर एक दरवाजे पर रस्सी बांधता है और एक सिरा उसके मुंह में दे देता है। दरअसल जैंग जहाँ पर बैठा था उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लेड रखा हुआ है। अगर जैंग कुछ बोलेगा या तो फिर मुंह से रस्सी छोड़ेगा तो जैंग मर जाएगा, या तो फिर कोई दरवाजा खोलेगा तो रस्सी टूटकर फिर भी जैंग मर ही जाएगा। किन्जो के बाहर जाते ही एक टैक्सी आती है। जैंग के घर वाले वहाँ पर आ गए थे। जैंग उन्हें रोकना चाहता था कि दरवाजा ना खोले, लेकिन वो मुंह नहीं खोल सकता था क्योंकि वो बोलकर खुद मरना नहीं चाहता था। लेकिन उसकी फैमिली वहाँ पर पहुंच जाती है और दरवाजा खोल देती है, जिसकी वजह से वो ब्लेड उसके आंख पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो बीच में से कट जाता है और जैंग कट कर मर जाता है। किन्जो को सारी आवाजें सुनाई दे रही थी। वो सारे डर सुनता है जो कि जैंग को उसने दिए थे। इसके बाद वो बहुत जोरों से रोने लगता है। वो अपना बदला ले चुका था लेकिन वो अपने फियांसे को अभी भी याद करता था बहुत ज्यादा। एक डेविल दिखा दिया। जैंग डेविल था, फिर भी किन्जो ने उसे ही डेविल दिखा दिया। इसके साथ इस मूवी का यही पर एंड हो जाता है। ऐसे ही मूवीज देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही दूसरी मूवीज भी आप देख सकते हो। आपको इस वीडियो के बारे में कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आपके थॉट्स मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स।